एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक आदमी चिल्लाकर कहता है, कमीने लड़के, अब तू मरने की एक्टिंग करना बंद कर। दूसरा कहता है, बॉस मुझे लगता है कि वो पहले ही मारा जा चुका है, इसलिए चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। बॉस कहता है, ये कमीना लड़का बहुत ही जिद्दी है, चलो चले यहाँ से। अब हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसको इन लोगों ने बांधकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया होता है। अब ये धीरे धीरे होश में आने लगता है। कुछ देर के बाद पूरी तरह से होश में आ जाने के बाद कहता है, क्या मैं सक्सेस हो गया? हाँ, मैं बिल्कुल सक्सेस हो गया। अब ये अपने बारे में बताने लगता है, मेरा नाम लियू हैंग है और मैं एक कल्टीवेटर हूँ। 3 लाख साल पहले मैं किसी वजह से कल्टीवेटर बन गया और इमोर्टल बनने की चाह पर चल पड़ा। हजारों सालों की काउंटलेस जीवन और मृत्यु के बाद मैं हाईएस्ट हेवन की थंडर कैलिमिटी से बच गया और इमोर्टल रियल्म के गेट के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जब मैंने वहाँ पर अंदर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे हजारों साल वैसे ही बेकार चले गए, क्योंकि वहाँ पर 36 हेवनली प्लेसेस, 72 ट्रेजर हॉल्स, 108 कॉन्स्टिलेशन और 1 लाख हेवनली सोल्जर और जनरल थे। वहाँ पर मेरे लिए कोई भी जगह नहीं थी और यहाँ तक कि घोड़ों को पालने का आखिरी काम भी 20 साल पहले लोअर रियल्म के एक बंदर को दे दिया गया था। मेरी इतनी मेहनत करना ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। जो इमोर्टल नहीं है वे इमोर्टल नहीं हो सकते और जो इमोर्टल नहीं है वे हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। भले ही मैंने इमोर्टल बनने का एक कदम आगे उठा लिया है, लेकिन मैं स्ट्रिक्ट रूल का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब जब मैं दोबारा रीइंकार्नेट लूंगा तो मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड को दोबारा रिक्रिएट करूंगा। इमोर्टल रियल्म लोअर रियल्म के फेथ और अच्छे गुणों से बनता है और अभी का इमोर्टल रियल्म और भी ज्यादा इमोर्टल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आखिर इसका फायदा ही क्या है? मेरी एक ग्रेट इच्छा है कि मैं 10,000 बार लोअर रियल्म में रीइंकार्नेट हूँ, ताकि इमोर्टल रियल्म को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए लोअर रियल्म से फेथ और अच्छे गुण ला सकूं। मैं एक मॉर्टल रियल्म में रीइंकार्नेट होना चाहता हूँ ताकि मैं सुप्रीम इमोर्टल बन सकूं, जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना हो और ना ही देखा हो। मैं इन 3 लाख सालों में 9,999 बार रीइंकार्नेट हुआ हूँ। रीइंकार्नेट होने के बाद मैं कभी भिखारी बनता तो कभी स्कॉलर बनता और कभी मैं एक स्वॉर्ड के साथ पूरी दुनिया घूमता और कभी एक गन के साथ पूरे फ्रंटियर को गार्ड किया। जीवन में 9,000 से भी ज्यादा समय में मैंने गुणों को इकट्ठा किया है और अब बस मुझे ये आखिरी जीवन और पूरा करना है। इसके बाद मैं मॉर्टल को इमोर्टल बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। फिर मैं इमोर्टल रियल्म को दोबारा रिक्रिएट करूंगा। इतने सालों की जिंदगी जीने के बाद मेरा सिर्फ सिंपल सा गोल है, मरना और दोबारा रीइंकार्नेट होना। 9,000 से भी ज्यादा बार रीइंकार्नेट होने के बाद मेरे पास महान गुणों के अलावा कर्मा भी है। इनमें से कुछ प्यार से आए तो कुछ नाराजगी से आए और कुछ बदले की भावना से आए। ये कर्मा जरूर मेरे इमोर्टल बनने के रास्ते पर बाधा बनेगा, लेकिन तब भी मुझको इस आखिरी जीवन में कर्मा को इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्मा ही है जो मुझे जल्दी मरने में मदद करेगा। अगर मैं इस जीवन में और मर जाता हूँ तो मेरी ग्रेट इच्छा पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मरने की इच्छा करना कठिन नहीं है। इसके अलावा ये एक बेहतरीन शुरुआत है। इस जीवन में रीइंकार्नेट होने का मेथड हार मान लेना है और इस बॉडी के ओनर का नाम लियू हैंग था, लेकिन वो इन लोगों के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मारा गया। उसके मर जाने के बाद मैं इसकी बॉडी में आ गया। इसकी मेमोरी से मुझे पता चला है कि इसको यहाँ पूछताछ के लिए लाया गया था। इस बॉडी की अभी की कंडीशन के साथ 1 महीने के अंदर अंदर इस बॉडी का इलाज ना हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। मौत के घाट उतारे जाने को दूसरों के द्वारा मारा जाना है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इतने लंबे समय तक रीइंकार्नेट होने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी जीवन इतना आसान होगा। शायद से ये हेवन की दया होगी जो कि ये वाला जीवन इतना आसान है। इमोर्टल रियल्म को रिबिल्ड करने के बाद और सुप्रीम इमोर्टल बनने के बाद मुझे खुद को क्या कहलवाना चाहिए? क्या मैं अपने आप को ग्रेट जेड एम्परर कहलवाऊं या फिर इमोर्टल एम्परर या इमोर्टल किंग? आखिर इन तीनों नाम में से मुझे क्या कहलवाना चाहिए? लियू हैंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी गेट खुलता है, जिसे देखकर मन में कहता है, क्या वो लोग फिर से इतनी जल्दी आ रहे हैं? लेकिन इस बार वो लोग नहीं होते, बल्कि एक लड़की होती है जो कि भागते हुए अंदर आते हुए कहती है, हस्बैंड शोर मत करना, ये मैं हूँ। ये सुनकर
लियो हैंग मन में कहता है, हस्बैंड, ऐसा लगता है इस बॉडी का पहला ओनर शादीशुदा था। इस लड़की का नाम मिंग युई है। ये रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, तुमको बचाने के लिए आने में मुझको देर हो गई। मैं छिपते छिपाते अंदर आई हूँ। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मैं तुमको सब कुछ बाद में बता दूंगी जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन लियो हैंग का ध्यान इसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो तो कहीं और ही देखे जा रहा होता है और कहता है, ओ माय गॉड, इसके कितने बड़े बड़े हैं। ये सुनकर मिंग युई कहती है, बड़े बड़े? आखिर क्या बड़े बड़े हैं? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लियो हैंग घबराते हुए कहता है, अरे अरे कुछ नहीं, वो मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है। तुम इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और मन में कहता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर सच में बहुत ही लकी था। आखिर उसको कितनी सुंदर बीबी मिली है। लेकिन ये मेरे लिए शर्मनाक बात है कि मैं इमॉर्टल बनने के रास्ते पर हूँ, इसलिए मैं इस मौके का फायदा बिल्कुल भी उठा नहीं सकता। मिंग युई ने लियो हैंग की सारी रस्सियों को खोल दिया होता है। अब लियो हैंग को यहाँ से ले जाते हुए कहती है, बाबू जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लियो हैंग कहता है, रुको, क्या तुम सच में मेरी बीबी हो? ये सुनकर मिंग युई रुकते हुए कहती है, आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। क्या तुम इन सब के बारे में भूल चुके हो? क्या तुमको मुझ पर शक हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुम रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि मैं सच में तुम्हारी बीबी हूँ। और अगर तुमको अभी भी मुझ पर शक हो रहा है तो मेरे पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक तरीका है। तुम्हारे पैरों के बीच में जो तीसरी टांग है उस पर एक लाल कलर का तिल है। मिंग युई शर्माते हुए कहती है, ये कुछ ऐसी चीज थी जिसके बारे में सिर्फ पति और पत्नी ही जान सकते हैं। अब इन दोनों के सामने एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है क्योंकि शर्म के मारे कोई भी आगे नहीं बोलता। भाई लोगों, अभी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोगों से मदद मांगना चाहता हूँ। अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो वो मुझे UPI के थ्रू पैसे भेज सकता है। आप लोगों को स्क्रीन पर मेरी UPI ID और QR कोड दिख रहा होगा। अभी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी मदद करें। आप लोग किसी भी ऐप से मुझे पैसे भेज सकते हो। अभी के टाइम पर मेरा YouTube चैनल इतना भी बड़ा नहीं है जिसकी वजह से मुझको पैसे मिल सके। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज इस टाइम पर मेरी मदद कर दो। आगे चलकर मैं आप लोगों से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगूंगा, बस इस बार मेरी मदद कर दो। तो चलिए इस वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई थी। अब आगे लियो हैंग मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़की इस बॉडी के पहले वाले ओनर की बीवी है। शायद से यही कारण है जिसकी वजह से ये लड़की इसके सारे इम्पोर्टेंट जगह को जानती है। ये लड़की दिखने में बहुत ही कमजोर लग रही है, लेकिन तब भी ये यहाँ पर मुझको बचाने के लिए आई है। ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मैं तो मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो इसके साथ बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ। इसीलिए इससे मना करते हुए कहता है, बाबू मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जा नहीं सकता क्योंकि अभी की मेरी कंडीशन इतनी खराब है। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भागता हूँ तो वो लोग मुझे बड़ी ही जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि मैं बड़ी ही तेजी से भाग नहीं पाऊंगा। और अगर तुम मेरे चक्कर में पकड़ी गई तो मुझे बहुत अपने आप पर लालच फील होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जा नहीं सकता। इसीलिए मुझे माफ कर दो, तुम ही यहाँ से भाग जाओ। वो कहती है, लेकिन बाबू, ये कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम उन लोगों के यहाँ पर आने से पहले नहीं गई तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने सिर को दीवार पर पटक पटक के अपनी जान अभी ले लूंगा। इसलिए मेरी बात मानो और तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। और मन ही मन खुश होते हुए कहता है, मुझको तो वैसे भी मरना है, अगर मैं एक बार और मर जाता हूँ तो मेरी रिइंकार्नेशन वाली साइकिल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं बड़ी ही आसानी से सुप्रीम इमॉर्टल बन सकता हूँ। वो कहती है, लेकिन बाबू, मैं तुमको अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ? इन दोनों की ये सब बातें चल रही होती है, तभी उसी वक्त वहाँ पर वो गुंडा आ जाता है और हंसते हुए कहता है, वाह क्या बात है, 2 तोता मैना की यहाँ पर चूचू मैमे चल रही है। साथियों, जाओ जल्दी से उस लड़की को पकड़ लो। मिंग युई को पकड़ लेने के बाद बॉस हमारे MC के पास आते हुए कहता है, इतनी सुंदर बीवी तुमको यहाँ पर बचाने के लिए
लिए आई है। लिू हैंग, अगर तुम हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बता देते हो तो मैं श्योर करूंगा कि तुम्हारी बीवी को कुछ ना हो। अगर तूने हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो तू अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग तेरी बीवी के साथ क्या करेंगे। लिू हैंग इस बॉस की बात को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, ट्रेजर, आखिर ये किस ट्रेजर के बारे में बात कर रहा है? मैं तो किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं जानता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी के पहले वाले ओनर के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसको ये पाना चाहते हैं? लेकिन अगर उसके पास इतना पावरफुल ट्रेजर था तो आखिर उसके बारे में मुझको क्यों नहीं पता? मैं तो अब इसकी बॉडी में आ चुका हूँ और मुझको इसकी सारी मेमोरी भी मिल चुकी है, तो आखिर मुझको उस ट्रेजर के बारे में अभी तक क्यों पता नहीं चला? लिू हैंग को इतना सोचता हुआ देखकर बॉस का एक साथी चिल्लाकर बॉस से कहता है, बॉस, मुझे लगता है कि ये लड़का हमें बिल्कुल भी कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से तो इसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए, उसके बाद ही ये सच बोलेगा। दूसरा कहता है, बॉस, मुझे लगता है हमें फालतू का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें इसको अभी के टाइम पर जान से ही मार डालना चाहिए। ट्रेजर के बारे में तो हम कहीं ना कहीं से पता ही लगा लेंगे, अगर हम इसको जिंदा रखते हैं तो ये हमारे ऊपर ही मुसीबत बनता रहेगा। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इसको यहीं पर जान से मार देते हैं। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है और मैं आप सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, मुझको माफ कर देना भाई लोगों की वीडियो आने में इतनी देर हो गई। वीडियो की देर होने का कारण और कुछ नहीं, पैसे कमाने की दिक्कत थी। मैं अब काम पे जाने लगा हूँ, इसलिए मुझको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं काम पे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम पर ही लगा रहता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने का। आई होप आप मेरी इस बात को समझें, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2-3 दिन के बाद एक वीडियो तो जरूर डाल दिया करूं। और भाई लोगों, आप मुझको इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त में भी आप लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आखिर किस किस को 12th के रिजल्ट का आने का इंतजार है, जल्दी से मुझको कमेंट में बताना। और तुम लोग मुझको ये भी बताना कि ये वाली वीडियो की वॉइस ओवर कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। तो भाई लोगों, इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बॉस के दोनों साथी हमारे एमसी को मारने की सजेशन देने लगे थे। इन दोनों की बात को सुनकर लिू हैंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी से मुझे मार डालो। लेकिन बॉस लिू हैंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसको दोबारा हथकड़ियों से बांध देता है, जिसे देखकर लिू हैंग कहता है, ये क्या हुआ? क्या क्या तुमने मुझे दोबारा क्यों बांध दिया? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, जल्दी आओ, जल्दी से आकर मुझे मार डालो प्लीज। लेकिन बॉस लिू हैंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लिू हैंग रोते हुए कहता है, अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? पहले मुझे मार तो दो, कहाँ जा रहे हो? बॉस हंसते हुए कहता है, लड़के, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू हमारे टॉर्चर को बड़ी ही आसानी से सहन कर लेगा, लेकिन क्या तेरी बीवी भी उस टॉर्चर को सहन कर सकती है? लेकिन हाँ, हम तेरी बीवी को छोड़ सकते हैं। अगर तू हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बता देता है तो हम तेरी बीवी को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करेंगे। अब ये तेरे पे निर्भर करता है कि क्या तू अपनी बीवी को बचाना चाहता भी है या नहीं। चलो साथियों, इसको लेकर चलो यहाँ से। बॉस के चले जाने के बाद लिू हैंग मन ही मन कहने लगता है, शिट यार, वो लोग मुझे फिर से मारकर नहीं गए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मिंग युई भी इन गुंडों के साथ मिली होती है। बॉस मिंग युई से कहता है, तो बताओ कैसी लगी हमारी एक्टिंग? वैसे मिंग युई, तुम्हारी भी एक्टिंग सच में कमाल की थी। लिू हैंग ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको पकड़वाने के पीछे उसी की बीवी का हाथ होगा। मिंग युई कहती है, अगर वो इतना जिद्दी नहीं होता तो हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आती। मैंने उससे 3 साल पहले शादी की थी और उसको मैंने दिन रात मजे दिए, इसी वजह से वो मुझे हर तरह से सम्मान करता था और मेरी इज्जत भी करता था। लेकिन तब भी उस कमीने ने मुझे उस ट्रेजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और हमारे लॉर्ड ने जो काम दिया था उसको भी 3 साल हो गए थे। अगर हम अपने काम को जल्द से जल्द पूरा नहीं करते तो लॉर्ड हमसे नाराज भी हो सकते थे, इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उस बच्चे के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, इसीलिए उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास एक और चांस है। बॉस कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कहीं तुम इस बार दोबारा फेल ना हो जाओ। मिंग युई कहती है, चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। और मेकअप करके अपने आप को ऐसा कर लेती है जैसे कि उन्होंने इसको बहुत ही मारा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिू हैंग सोच रहा होता है, आखिर उन लोगों
लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है और आखिर वो किस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे। क्या इस बॉडी के पहले वाले ओनर के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसको ये लोग पाना चाहते हैं? ओह अच्छा, अब मैं समझा, इसीलिए वो लोग मुझे जल्दी से मारना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो लोग मुझे टॉर्चर कर करके मार देते हैं तो शायद से इससे मेरा मिशन पूरा हो सकता है। रीइंकार्नेशन की वजह से मेरे पास बहुत सारे गुण और योग्यताएं हैं। मैंने अपनी रीइंकार्नेशन के समय में केवल गुण और योग्यताओं को ही इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि मैंने कई सारे रियल्म में से कई सारे ट्रेजर को भी इकट्ठा किया था। उन सभी रेयर ट्रेजर को मैंने अपने स्पेस में छिपा दिया है। वहाँ से मैं ही सिर्फ उन ट्रेजरों को बुला सकता हूँ। मेरे पास जो ट्रेजर हैं वो सब के सब कमाल के हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तो कमाल के थे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेजर थे जिनका यूज करना मुझको भी नहीं आता था। लेकिन तब भी मैंने उन ट्रेजरों को अपने स्पेस में डाल दिया, ये सोचकर कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये ट्रेजर मेरे काम आएंगे। लेकिन अब वो समय आ चुका है, चलो अब उन ट्रेजरों का यूज करते हैं। स्मॉल रियल्म के रूल के कारण मैं अपने पावरफुल ट्रेजरों को यहाँ पर बुला नहीं सकता। अगर मैं उन ट्रेजरों को स्मॉल रियल्म में बुलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि अभी के टाइम पर मेरी बॉडी एक मॉर्टल है। मैं अपने स्पेस में से एक ही आइटम को निकाल सकता हूँ और वो भी रैंडम होगा। अब मुझे अपने लक पर ही विश्वास करना पड़ेगा। ए भगवान, एक अच्छा सा ट्रेजर निकालने में मेरी मदद करना, ये बोलकर अपने स्पेस में अपने हाथ को डाल देता है और एक ट्रेजर को पकड़ लेता है और जल्दी से बाहर निकाल लेता है। अब उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है, ये तो डेस्टिनी ऑफ कंपास है। आखिर ये डेस्टिनी ऑफ कंपास क्या है और ये हमारे एमसी की कैसे मदद करेगा, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियो हैंग ने अपने स्पेस में से एक ट्रेजर को निकाल लिया था जो कि डेस्टिनी ऑफ कंपास था। अब आगे ये हेवनली डेस्टिनी ऑफ कंपास दुश्मनों पर हमला नहीं कर सकता और ना ही अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये कुछ ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया में कोई भी चीज छिप नहीं सकती। इसको तुम इस तरह से मान सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी क्यूआई बची हुई है तो तुम चाहे कितनी भी खतरनाक जगह में चले जाओ, तुम बचकर बड़ी ही आसानी से आ जाओगे। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी क्यूआई नहीं है तो तुम बचने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। इसी वजह से इस कंपास को दूसरों की क्यूआई को जांचने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इस ट्रेजर का नाम डेस्टिनी ऑफ कंपास है। अब जबकि ये हेवनली कंपास है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है, लेकिन अभी मेरी बॉडी मॉर्टल है, इसी वजह से मैं इस कंपास को अपनी इच्छा के अनुसार यूज नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस ट्रेजर का यूज दूसरों के लक और फेथ को देखने के लिए कर सकता हूँ। सच में ये वही चीज है जिसकी अभी के टाइम पर मुझको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब लियो हैंग इस कंपास का यूज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इस कंपास में से ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसे देखते हुए कहता है, क्या ग्रीन लाइट? इसका मतलब मेरी जिंदगी में आधी खुशी है और आधा दुख। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा क्यूआई लेवल 57 है। अब लियो हैंग हमें कंपास के कलरों के बारे में बताता है। 80 के ऊपर पर्पल कलर आता है, इसका मतलब तुम्हारा लक चूजन बन जैसा है। 60 से ऊपर ब्लू कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक ठीक ठाक रहता है। 40 से ऊपर ग्रीन कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक आधा तो अच्छा रहता है और आधा बुरा। 20 से ऊपर येलो कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक खतरों से भरा पड़ा रहेगा, ऐसा मान लो कि तुम अनलक्की हो। और 20 से नीचे ब्लू कलर आता है जिसमें तुम्हारे पास लक नहीं, बैड लक होता है। इसको तुम इस तरह से मान सकते हो, 100 में से सिर्फ तुम्हारे पास 10% ही चांस है जिंदा रहने के। अभी के समय में मुझको इस जेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में कैद किया गया है और मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया गया है। इसका मतलब अभी मेरा लक बेकार चल रहा है और मेरा क्यूआई लेवल 57 है। इसका मतलब ये है कि मेरा लक आधा अच्छा होगा और आधा बेकार। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी मरूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी मर सकूं और जल्दी से सुप्रीम इमोर्टल बन सकूं। लियो हैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी बॉस के दोनों साथी मिंग युई को लेकर यहाँ आ जाते हैं और लियो हैंग के सामने मिंग युई को फेंक देते हैं और कहने लगते हैं, लियो हैंग हमारे बॉस बड़े ही दयालु हैं, इसीलिए उन्होंने तुम दोनों को फिर से मिलने देने का फैसला किया है। अगली बार ध्यान रखना, हमारे बॉस के सामने ज्यादा एरोगेंट होने की कोशिश मत करना।
इतना बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लियो हैंग कहने लगता है ये सभी के सभी घटिया हैं। उन कमीनों ने मिंग युई को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। आखिर वो लोग एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन कमीनों ने सच में इसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव भी आ चुके हैं। लेकिन आखिर इस लड़की का लक इतना भी खराब कैसे हो सकता है जो इतनी घायल हो गई है। चलो मैं हेवनली कंपास से चेक करता हूँ आखिर इसका लक कितना है। बीच में राइटर आके हमें बताता है हेवनली कंपास से दूसरों का लक और फेथ सिर्फ कंपास का मास्टर ही देख सकता है और कोई चाकर भी किसी का फेथ और लक नहीं देख सकता। लियो हैंग जैसे ही मिंग युई की क्यूआई को चेक करता है तो उसका लेवल 79 होता है, जिसे देखकर लियो हैंग हैरान हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है ये लड़की इतनी खतरनाक जगह पर है लेकिन तब भी इसका लक 79 है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब हमें मिंग युई को दिखाया जाता है जो कि होश में आने की एक्टिंग करने लगती है। होश में आने के बाद जल्दी से आकर लियो हैंग के गले लग जाती है और कहने लगती है लियो हैंग मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी। वो लोग बात कर रहे थे अगर तुमने उन लोगों को ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो वो लोग मुझे कोटे पर बेच देंगे। लियो हैंग मुझे बचा लो, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। लियो हैंग समझ जाता है कि मिंग युई भी उन गुंडों के साथ मिली हुई है, इसीलिए कहता है वैसे ये बुरा भी नहीं है, तुम वहाँ पर बड़े ही अच्छे से रहोगी। ये सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिंग युई लियो हैंग से कहती है बाबू वो लोग मुझे कोटे पर बेचना चाहते हैं, मैं वहां पर जाना नहीं चाहती, प्लीज तुम मुझे बचा लो। लेकिन लियो हैंग समझ जाता है कि मिंग युई भी उन गुंडों के साथ मिली हुई है, इसलिए कहने लगता है वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। लियो हैंग की ऐसी बातों को सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगती है बाबू आखिर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। लियो हैंग कहने लगता है ओ अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि तुम चांद के समान सुंदर हो, भले ही तुम्हारी मौत प्रोस्टिट्यूट के रूप में हो लेकिन तब भी तुम बाकियों से अलग रहोगी। और शायद से ऐसा भी हो सकता है अगर किसी अमीर आदमी को तुम पसंद आ गए तो शायद से वो आदमी तुम्हें वहाँ से ले जा भी सकता है, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। इन सब बातों को सुनकर मिंग युई कहने लगती है लियो हैंग आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। माना कि वो ट्रेजर तुम्हारी लियो फैमिली का कीमती खजाना है लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स की इस तरह बेइज्जती नहीं उड़ा सकते। लियो हैंग कहता है अच्छा फीलिंग्स, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होती तो तुम मुझे इस प्रिजन के अंदर बंद नहीं करवाती, इसीलिए तुम तो फीलिंग्स के बारे में बात करो ही ना। ये सुनकर मिंग युई थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लियो हैंग कहने लगता है ओ बोली तो ऐसे बन रही हो जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, तुम जैसी कमजोर औरत आखिर उन डाकुओं से बचकर इस प्रिजन के अंदर कैसे आ सकती है। दूसरी बात, तुम्हारा पूरा शरीर चोटों से भरा पड़ा है, माना कि ये सारी चोटें असली है लेकिन अजीब बात तो ये है कि तुम्हारे शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। और सोचने वाली बात तो ये है कि उन डाकुओं ने तुम्हारे चेहरे पर एक भी हिट नहीं मारा, इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि तुम उन लोगों के साथ सोई होगी या फिर उन लोगों के साथ मिली होगी। जबकि उन लोगों ने तुम्हारे चेहरे पर एक भी हिट नहीं मारा है तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि तुम उन लोगों के साथ मिली हो। और तीसरी बात, जब तुम यहाँ पर आई थी तब तुम बड़ी ही शांत लग रही थी और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी परेशानी नहीं दिख रही थी। और अगर वो लोग सच में तुमको कोटे पर बेचना चाहते तो क्या वो लोग इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पर भेजते। तुम सच में एक विच हो, तुम जैसा पर्सन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुमको तो अभी के अभी यहीं पर मर जाना चाहिए। और जो तुमने प्लान बनाया था वो सच में वाहियात और घटिया था। मिंग युई समझ जाती है कि लियो हैंग को अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है लियो हैंग मुझे लगा नहीं था कि तुझको मेरे प्लान के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि तू एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ मेरे इशारों पर ही नाचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुझको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। लियो हैंग मिंग युई की ऐसी बातों को सुनकर अपने कंपास से मिंग युई की क्यूआई को दोबारा चेक करता है तो इस बार मिंग युई की क्यूआई 49 आती है, जिसे देखते हुए मन ही मन कहता है तो आखिरकार इसकी क्यूआई लेवल भी गिरने लगा। अब ये लड़की
बॉडी सच में मुझको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैं जब से इस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ तब से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। मैं सिर्फ और सिर्फ उस गुंडे और इसी को जानता हूँ। वैसे भी चलो ठीक है, मैं जल्दी मर जाता हूँ तो मैं जल्द से जल्द सुप्रीम इमॉर्टल बन सकूंगा। इसीलिए मिंग युई को अब और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहने लगता है, मिंग युई तुम मुझे बेकार कह रही हो, लेकिन बिस्तर पर मैंने तुम्हें कभी भी बेकार महसूस नहीं होने दिया, तो आखिर तुम मुझे बेकार कैसे कह सकती हो। इस बात को सुनकर मिंग युई और भी गुस्से में आ जाती है। लियू हैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है, तुमको लगता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था, तो आखिरकार कहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ। तुम अपने आप को बहुत ही महान समझती हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वो तो मैं तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी लियू फैमिली के अंदर आने दिया। अगर मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं चाहता तो तुम कभी भी मेरी लियू फैमिली के अंदर नहीं आ सकती थी। ये सुनकर मिंग युई कहने लगती है, तो क्या 3 साल से सिर्फ तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी तो आखिरकार तुमने वो सब क्यों किया जो मैं चाहती थी? मिंग युई के सवालों का जवाब लियू हैंग देते हुए कहने लगता है, मिंग युई अब तुम अपने बारे में इतना भी बुरा मत सोचो। मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जैसा कि लोग कहते हैं, पति पत्नी बनने के लिए 1 दिन लगता है, लेकिन प्यार करने में 100 दिन लगते हैं, और मैंने तो तुम्हारे साथ 3 साल बिताए हैं, तो आखिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार क्यों नहीं होगा? मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम सच में बहुत बड़ी धोखेबाज हो। मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम सच में बहुत ही बड़ी घटिया हो। तुम जैसे से तो कौन प्यार करेगा। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय। तो मैं रीइंकार्नेट 10,000 ईयर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियू हैंग कहता है, तुम सच में घटिया और वाहियात लड़की हो। आखिर तुमसे कोई लड़का कैसे प्यार करेगा? ये सुनकर मिंग युई बड़ी ही गुस्से में आ गई होती है और कहने लगी होती है, लियू हैंग ऐसा लगता है कि तुम आज के दिन मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश आज के दिन पूरी ही कर देती हूँ। लियू हैंग मिंग युई को देखते हुए मन ही मन कहने लगता है, अब इसकी सारी चोटें ठीक होने लगी हैं, और यहाँ तक कि अब तो इसकी क्यूआई ऑरा भी बढ़ने लगा है। इसका तो यही मतलब है कि ये भी एक कल्टीवेटर है, और सच में इसका ऑरा बहुत ही कमाल का है। और अब लियू हैंग दोबारा मिंग युई के ऑरा को मेजर करता है, तो इस बार 33 आता है। इसका मतलब अभी के टाइम पर मिंग युई बड़े ही गुस्से में है। मिंग युई को इतने गुस्से में देखकर अब लियू हैंग भी जोश में आते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब आओ और जल्दी से मुझे एक ही स्ट्राइक में मार डालो। लेकिन मिंग युई ऐसा नहीं करती और अपने ऑरा को रिलीज करना बंद कर देती है, जिसे देखकर लियू हैंग हैरान हो जाता है और कहने लगा होता है, आखिर क्या हुआ? आखिर इसने मुझे मारा क्यों नहीं? मिंग युई अपने दोनों गार्ड्स को बुलाते हुए कहती है, जाओ जाकर लियू हैंग की हथकड़ियों को खोल दो। मिंग युई की बात मानकर दोनों गार्ड्स लियू हैंग की हथकड़ियों को खोलने लगते हैं। ये देखकर लियू हैंग हैरान हो जाता है और मिंग युई से कहने लगता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारने नहीं वाली? मिंग युई लियू हैंग के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, जब तक मुझे ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं मार सकती, और ना ही मैं तुमको किसी को मारने दूंगी। और अपने दोनों गार्ड से लियू हैंग को उसके कमरे में ले जाकर उसका इलाज करवाने के लिए कह देती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों गार्ड्स ने लियू हैंग का इलाज करवा दिया होता है और उसको उसके कमरे में छोड़ दिया होता है। अब लियू हैंग एक जगह बैठकर सोचने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं जिस जेल में बंद था वो एक्चुअली में इतना सुंदर और इतना बड़ा विला होगा। अब लियू हैंग अपनी क्यूआई को दोबारा चेक करता है, तो इस बार लियू हैंग की क्यूआई 40 आती है, जिसको देखकर मन में कहने लगता है, मेरी क्यूआई बढ़कर दोबारा 40 तक पहुंच चुकी है। मेरी पत्नी सच में बहुत ही चालाक है। वो अच्छी तरह से जानती है कि कब अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ऐसा लगता है कि अब मुझे मरने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड कहता है, ओ लड़के, इस तरह हमारी तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ से भागना चाहता है तो भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस विला को 8 मार्शल आर्टिस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे 4थे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर तू सच में यहाँ से भागना चाहता है तो तेरे पास पंख होने चाहिए, तभी तू यहाँ से भाग पाएगा, नहीं तो तू वैसे ही मारा जाएगा। इसलिए भागने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ले, क्योंकि तेरे पास तो पंख होंगे नहीं। इसकी बातों को सुनकर लियू हैंग मुस्कुराते हुए मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी सच में होशियार है। वो मुझे यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन क्या हो, अगर मैं इसी विला के अंदर कुछ करूँ तो आखिर मेरी बीवी क्या कर पाएगी? लियू हैंग को मुस्कुराता हुआ देखकर ये गार्ड कहता है, आखिर तू मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे ऐसा लगता है
कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इस गार्ड की बात को सुनकर लिू हैंग अब और भी ज्यादा हंसने लगता है। ऐसा लगता है कि लिू हैंग कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मिंग युई के कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग युई एक आदमी के साथ बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। मास्टर, आप तो लिू हैंग को देख चुके हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस बंदे का नाम ली जुआन है और ये 9th ग्रेड का फिजिशियन है। ये कहता है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था और उसका काफी खून भी बह चुका था। मैंने उसके लिए दवा लिख दी है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी चोटों को देखूं तो वो बहुत ही घायल था। मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर वो इतने लंबे समय से जिंदा कैसे था। लेकिन मिंग युई ली जुआन के सवालों का जवाब ना देकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है, बीमारी को ठीक करने के अलावा 9वें ग्रेड के फिजिशियन के पास फेथ को पढ़ने की भी स्किल होती है और उस स्किल की मदद से वो लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। और ऐसे ही 3 साल पहले मेरी और लिू हैंग की शादी होने से पहले मैंने एक फिजिशियन को बुलवाया था और उस समय मैंने उससे हमारे फेथ को पढ़ने के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा था वो इस चिट्ठी में लिखा है। ये वही चीज है जो उस फिजिशियन ने मुझे दी थी। मेरा पति बिल्कुल वैसा ही करता था जैसा कि इसमें लिखा था। लेकिन अब लिू हैंग पहले से पूरी तरह से बदल चुका है और अब उसकी हरकतें पहले जैसी बिल्कुल भी लग नहीं रही है। इसी वजह के कारण से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप उसके फेथ को पढ़ सकें। ली जुआन कहता है, मैं तुमसे सच नहीं छिपाऊंगा, लेकिन जब मैं लिू हैंग का इलाज कर रहा था तो मैंने चुपके से उसके फेथ को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मिंग युई कहती है, लेकिन क्या? आखिर तुम्हारा लेकिन से क्या मतलब है? आगे तो बताओ। ली जुआन कहता है, कुछ नहीं। मिंग युई कहती है, कुछ नहीं? आखिर तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है? ली जुआन कहता है, लिू हैंग का फेथ भारी कोहरे से छिपा हुआ है, इसलिए मैं उसके फेथ को बिल्कुल भी देख नहीं पाया। मिंग युई हैरान होते हुए कहती है, क्या आप भी उसके फेथ के बारे में पता नहीं लगा पाए? आखिर उसका फेथ ऐसा कैसा है कि आप भी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए? ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और कहने लगता है, लेडी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई हो आपके पति को लेकर चला गया है और उसको सामने के कोर्टयार्ड में बांध दिया है और लिू हैंग को जलाने की बात कर रहा है। आप जल्दी से चलिए, नहीं तो वो लिू हैंग को जलाकर मार डालेगा। ये सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगी होती है, आखिर लिू हैंग ने ऐसा क्या कर दिया कि वो उसे मारने पर उतारू हो गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड खत्म हुआ था। मिंग युई उस गार्ड की बात को सुनकर हैरान हो जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को जलाने के बारे में कह रहे होते हैं। ये लोग किसी और को जलाने की नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर को जलाने की बात कर रहे होते हैं। लिू हैंग तो वैसे ही मरना चाहता है, इसलिए वो तो खुश होते हुए मन में कहने लगता है, मरने की इच्छा करना सच में कमाल की होती है। वो कहता है, लिू हैंग आखिर तूने ऐसा क्यों किया? लिू हैंग कहता है, अगर मैं तेरे से ये कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया तो क्या तू मेरी बातों पर विश्वास करेगा? वो कहता है, अच्छा तो तू ये कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे दोनों गार्ड्स तेरे साथ थे, तभी से उनके साथ ऐसा हो गया है। मैं क्या तुझे पागल दिखाई देता हूँ जो कि तेरी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लूंगा? जरा गौर से देख, मेरे दोनों गार्ड्स के साथ कैसा हो गया है। दोनों की दोनों पागल हो चुके हैं और पता नहीं कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। लिू हैंग कहता है, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। और मन में कहने लगता है, मैंने तो सिर्फ उनके साथ सिर्फ थोड़ी सी बातें की थी जो कि मैंने रिइंकार्नेशन के समय में टीवी पर देखा था। मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों आदमी बाहर से इतने स्ट्रांग दिखने वाले अंदर से इतने कमजोर होंगे। वो कहता है, लिू हैंग तू हमें सही से बता, अगर तू हमें सही से नहीं बताता है तो मुझे भी नहीं पता कि तेरे साथ क्या होगा। लिू हैंग कहता है, चल जा, मैं तो कुछ नहीं बताने वाला, निकल। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और अपने सभी साथियों से लिू हैंग को जलाने की कह देता है। वो की बात मानकर सभी आदमी लिू हैंग की तरफ जलती हुई लकड़ियों को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लिू हैंग के चारों तरफ आग लग जाती है। लेकिन लिू हैंग बिल्कुल भी नहीं घबराता और खुश होते हुए कहने लगता है, पुराने जन्मों में मरने के मुकाबले आग से मरना बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इस बार मुझे मरने पर मजा आ रहा है। लिू हैंग ये सब कह रहा होता है, तभी हु के पास एक मोटा आदमी आकर कहता है, बॉस आखिर इसको
इसको किस बात का घमंड है, थोड़ी देर के बाद ये जलकर मरने वाला है, लेकिन देखो तो अभी भी कितना एरोगेंट हो रहा है। वो कहता है इसको लगता है कि मिंग युई को जब तक ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक वो इसे मरने नहीं देगी, इसलिए ये इतना एरोगेंट हो रहा है। मोटा कहता है तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर मिंग युई को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। वो कहता है मैं उसकी बराबर की औकात रखता हूँ तो आखिर वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मोटा कहता है लेकिन तब भी मिंग युई अभी यहाँ की इंचार्ज है। वो कहता है तो क्या हुआ, वो यहाँ की इंचार्ज है, उसको एक मिशन पूरा करने के लिए दिया था, लेकिन उसको एक मिशन को ही पूरा करने में 3 साल लग गए, लेकिन तब भी वो मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए तो हमारे पास ये मौका है, अगर मैं लियू हैंग को मार देता हूँ तो मैं इसका इल्जाम मिंग युई पर डाल दूंगा। वो ये सब कह रहा होता है, लेकिन तभी मिंग युई आते हुए कहती है जल्दी से आग को बुझाओ। और हु, क्या तू हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। मिंग युई को यहाँ पर आता हुआ देखकर हु और लियू हैंग दोनों ही गुस्से हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं इस कमीनी को इतना जल्दी यहाँ पर आना जरूरी था। मिंग युई कहती है अभी मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, इसलिए लियू हैंग को कैसे हैंडल करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, अब जल्दी से उसको वहाँ से उतारो। वो कहता है ओ लड़की, मेरे सामने ज्यादा सीनियर बनने की कोशिश मत कर, लियू हैंग तो आज मरकर ही रहेगा, तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू यहाँ से चली जा। मैंने जेल के अंदर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, कैसे उस लड़के ने तुम्हारे साथ 3 साल सिर्फ मजे करने के लिए यूज किया और इसके बारे में तुमको तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इस लड़के के प्यार में आ गई हो। मिंग युई चिल्लाकर कहती है बकवास करना बंद कर, मैं उसको इसलिए मरने नहीं देना चाहती क्योंकि हमें उससे ट्रेजर लेना है, हमें जब तक ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक हम उसे नहीं मार सकते। वो कहता है मैंने इन सब के बारे में पहले ही हायर अप्स को रिपोर्ट कर दी है, मैंने उसमें बताया है कि मिंग युई ने अपने मिशन को फेल कर दिया है और मिंग युई उस लड़के के साथ 3 साल से सो रही है। तुमको क्या लगता है कि हायर अप्स किसकी बात पर विश्वास करेंगे? ऑफ कोर्स वो लोग मेरी बात पर ही विश्वास करेंगे। अब सभी से चिल्लाकर कहता है हमें आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें लियू हैंग को अभी मारना होगा। और मिंग युई अगर तुम समझदार हो तो अभी हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिंग युई गुस्से में आ जाती है और अपने हंटर से हु की गर्दन को पकड़ लेती है। ये देखकर हु भी हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है आखिर इस लड़की ने मेरी गर्दन को कब पकड़ लिया, और रुको आखिर मैं इसके हंटर से अपनी गर्दन को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरे अभी के कल्टीवेशन के साथ तो मुझे इस हंटर से बड़ी ही आसानी से छूट जाना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मिंग युई का कल्टीवेशन लेवल मेरे से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात को एहसास कर हु मिंग युई पर चिल्लाते हुए कहता है मिंग युई, क्या सच में तुम इस जैसे कचड़े के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? और तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर तुम मुझे जान से मार देती हो तो आखिर तुम हायर अप्स को क्या कहोगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। लेकिन अब मिंग युई हु की बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गई होती है और एक ही झटके में उसकी गर्दन को उड़ाकर मार डालती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लियू हैंग मन में कहने लगता है मिंग युई ने हु को मार डाला, क्या सच में इसको डर नहीं लगता कि इंपीरियल मास्टर इसके साथ क्या करेगा? मिंग युई चिल्लाकर कहती है जब तुम लोग यहाँ से जाओ तो तुम पहले इसमें जाकर मेरी शिकायत कर सकते हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम लोगों को मेरी बात को मानना पड़ेगा। अब लियू हैंग की तरफ देखते हुए कहती है और इसको इसके कमरे में पहुँचवा दो। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड खत्म हुआ था, सभी लोग मिलकर लियू हैंग को उसके कमरे में छोड़ देते हैं। अब आगे मिंग युई कहती है लियू हैंग अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लियू हैंग तो मरना चाहता है, इसलिए वो कहता है आखिर सेफ होने का क्या फायदा है, अगर ये थोड़ा खतरनाक होता तो और अच्छा होता। मिंग युई कहती है लियू हैंग क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर तुमको और भी खतरे में पड़ने की क्या जरूरत है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर अब मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? लियू हैंग कहता है मिंग युई क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? मिंग युई कहती है क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? लियू हैंग कुछ कहने वाला होता है, लेकिन मिंग युई लियू हैंग को शांत कराते हुए कहती है पहले तो तुमको ये सब करना बहुत पसंद था और तुमको अंदर बाहर करने की प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से पता है और तुमको पीछे से लेना बहुत पसंद था, तो अब क्या हुआ, क्या अब तुम मेरी नहीं लेना चाहते? लियू हैंग कहता है एक अच्छा पर्सन हमेशा अपनी बीवी की लेना चाहता है। मिंग युई कहती है लियू हैंग सच में तुम्हारी बातों को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। और लियू हैंग को नीचे लिटाल देती है और उसके ऊपर आ जाती है। लियू हैंग मन में कहने लगता है अब ये मुझे सेड्यूस कर रही है, इसका मतलब अब इसको भी सब्र नहीं होता, अब इसको जल्द से जल्द ट्रेजर चाहिए, अगर मैंने इसको ट्रेजर नहीं दिया तो ये मुझे बिल्कुल भी मरने नहीं देगी, मुझे जैसे न तैसे कर ट्रेजर को ढूंढकर इसको देना होगा ताकि मैं जल्दी से मर सकूं, अगर मैंने इसको वो ट्रेजर नहीं दिया तो ये जिंदगी भर मुझे मरने नहीं देगी। मिंग युई कहती है चलिए पतिदेव अब करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा जेंटल होके कीजिएगा। इसके बाद रात का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ देर के बाद पूरी तरह से हो जाने के बाद मिंग युई कहती है तो बताओ पतिदेव आखिर तुमको कैसा लगा? वो कहता है इतने
इतने लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद ये करके सच में मजा आ गया। मिंग युई कहती है मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, कहीं तुम उसकी वजह से मेरे से नाराज तो नहीं हो? लिू हैंग कहता है इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। हाँ, अगर तुम ये कहो कि क्या तुम्हें वहाँ पर मजा आया तो ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पर बहुत ही मजा आया। ये सुनकर मिंग युई कहती है मजा? आखिर तुमको वहाँ पर मजा किस बात पर आया? लिू हैंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तब तुम मुझे मारना चाहती थी। तुम मार्शल आर्टिस्ट में बहुत ही अच्छी हो और तुम बहुत ही होशियार हो, लेकिन तुम जैसी इतनी होशियार मार्शल आर्टिस्ट ने मुझसे शादी कर अपनी वर्जिनिटी मुझको क्यों दे दी? खैर इन बातों को छोड़ो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि एक मार्शल आर्टिस्ट होकर भी एक नॉर्मल आदमी को अपनी वर्जिनिटी दे आई। हालांकि तू अभी मुझे मार नहीं सकती, लेकिन जिस दिन तुझको वो ट्रेजर मिल जाएगा तू उसी दिन मुझको मार डालेगी। मिंग युई कहती है इसका मतलब अब तू हमें कभी भी ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताएगा? लिू हैंग कहता है अरे ऐसा नहीं है, मैं तुमको कल के दिन ट्रेजर की लोकेशन पर ले चलूंगा। ये सुनकर मिंग युई को अपने कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और सोच रही होती है क्या सच में लिू हैंग हमें ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बताने वाला है? और कहती है क्या सच में तुम हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बताने वाले हो? लिू हैंग कहता है तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। चिंता मत करो, मैं कल के दिन तुमको ट्रेजर वाली लोकेशन पर ले चलूंगा। मिंग युई कहती है एक दिन के अंदर ही तुमने जेल में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुम लिू हैंग हो भी या नहीं? लिू हैंग कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ आखिर इंपीरियल मास्टर को उस ट्रेजर की क्या जरूरत है? मिंग युई कहती है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। मिंग युई कहती है तुम इतनी कड़ी मेहनत करती हो लेकिन तब भी तुमको उसके बारे में नहीं पता। चलो मैं तुम्हारे लिए उसके बारे में पता करता हूँ। मिंग युई कहती है अगर पैलेस मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो तुमसे बहुत ही नाराज हो सकते हैं। लिू हैंग मन में कहता है ये पैलेस मास्टर की वफादार है, लेकिन इसको भी नहीं पता कि उस ट्रेजर का क्या यूज है। अगर ऐसा है तो मैं इसको बुद्धू बना सकता हूँ। और कहता है देखो तुम्हें ट्रेजर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हारे पास मेरे पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आखिर मैं अपनी बीवी को धोखा क्यों दूंगा? लिू हैंग की इन बातों को सुनकर मिंग युई कुछ देर के लिए सोचती है और फिर यहाँ से जाते हुए कहती है मैं तुमको कल इसके बारे में बता दूंगी, और फिर यहाँ से चली जाती है। मिंग युई के चले जाने के बाद लिू हैंग कहता है मैं सोचकर बताऊंगी। इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि तुम राजी हो चुकी हो, अब बस कल का इंतजार है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मिंग युई को दिखाया जाता है जो कि ली जुआन के पास आकर ली जुआन को सारी की सारी बातें बता देती है। इन सब बातों को सुनकर ली जुआन कहता है तो क्या तुमने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया है? मिंग युई कहती है मुझे नहीं पता, इसी वजह से तो मैं आपसे सलाह लेने के लिए आई हूँ। ली जुआन कहता है तुमको जो अच्छा लगे और सही लगे तुम वही करो। मिंग युई कहती है हु ने पहले ही मेरी सारी कंप्लेन सुपीरियर को कर दी है, अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ ना किया तो आखिर मैं सुपीरियर को एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगी? और वो लिू हैंग का बच्चा बार बार हमारे प्लान में देरी करवा रहा है, और अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो जब सुपीरियर अपने आदमियों को यहाँ पर जांच के लिए भेजेंगे तो मैं खतरे में आ सकती हूँ। इसी वजह से मैं लिू हैंग के साथ ज्यादा रह रही हूँ ताकि हमें ट्रेजर की लोकेशन के बारे में कोई सुराग मिल सके। और लिू हैंग अभी भी मेरे हाथों में है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे हाथों से कब निकल जाएगा मुझको भी नहीं पता चलेगा। ली जुआन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझको इन सब बातों के बारे में क्यों बता रही हो? मिंग युई कहती है अगर मैंने अपने टीचर को इन सब बातों के बारे में नहीं बताया तो मुझे डर है कि मैं कुछ ही दिनों में मारी जाऊंगी। पैलेस मास्टर ने हमें 3 सालों से बाहर रखा है, इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि कोई तो हम पर नजर रख रहा है और इन सब बातों के बारे में पैलेस मास्टर को बता रहा है। तुम 9वें लेवल के कल्टीवेटर हो, पैलेस मास्टर ने तुमको पर्सनली हायर किया है, इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि तुम्हारी आइडेंटिटी कोई सिंपल नहीं होगी। ये सुनकर ली जुआन कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ पता कर लोगी जुआन जी। भाई लोगों मिंग युई का रियल नाम जुआन जी है, लेकिन मैं उसको मिंग युई ही कहकर बुलाऊंगा। अब मिंग युई खड़े होते हुए कहती है सर आप पैलेस मास्टर को बता देना कि मिंग युई उनके साथ वफादार है, उनके साथ कभी भी गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेगी, और उन्होंने जो मुझे मिशन दिया है वो जल्द से जल्द मैं पूरा करूंगी। ली जुआन कहता है ठीक है मिंग युई तुम कल के दिन जा सकती हो, तुम्हारे ना होते हुए मैं इस विला का ख्याल रखूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कल के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं और मिंग युई ने अपने साथ कुछ लोगों को और ले लिया होता है। लिू हैंग अपने हैवल्ली कंपास को निकालते हुए मन में कहता है चलो आज के दिन का मैं अपना फेत देख लेता हूँ। लिू हैंग जैसे ही अपने फेत को देखता है तो ऑरेंज कलर आता है, जिसे देखकर खुश होते हुए कहता है मुझे ट्रेजर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अब हमें इस हैवल्ली कंपास के बारे में और
और भी ज्यादा पता चलता है। ये हेवनली कंपास न केवल लोगों की क्यूआई को देखकर उनके फेथ को बताता है, बल्कि ये हेवनली कंपास जगहों के फेथ के बारे में भी बता देता है, जैसे कि कौन सी जगह खतरनाक है और कौन सी नहीं। जैसे कि पर्पल कलर लक के लिए होता है और ब्लू कलर अच्छे के लिए होता है, और ब्लू और ग्रीन कलर के बीच में तुम्हारी जिंदगी में खुशी और दुख दोनों ही होंगे। ऑरेंज कलर का मतलब वो जगह बहुत ही खतरनाक है, और रेड कलर का मतलब ये है कि वो जगह इतनी खतरनाक है अगर कोई पर्सन वहां पर गया तो वो जिंदा लौटकर नहीं आ पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है उस लड़के ने तो हमसे कहा था कि वो हमें ट्रेजर वाली लोकेशन पर लेकर जाएगा, तो अब ये कर क्या रहा है। दूसरा कहता है पता नहीं, शायद से बाहर आने के लिए उसने झूठ बोला हो। वैसे भी जब भी मैं उससे उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में पूछता हूँ तो वो यही कहता है कि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो। पता नहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। पहला वाला लड़का कहता है वो कह रहा था कि लियू फैमिली के ट्रेजर के बारे में सिर्फ लियू फैमिली का मेंबर ही पता लगा सकता है, इसी वजह से मिंग युई ने इसको छोड़ दिया है, नहीं तो हमारी मिस कब का इसको मार चुकी होती। अब मिंग युई लियू हैंग के पास आते हुए कहती है लियू हैंग आखिर तुम ये क्या फालतू के काम कर रहे हो। अगर तुम हमें ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता सकते हो कि जाना किस तरफ है। लियू हैंग कहता है अरे इतनी भी जल्दी क्या है, रुको मैं लोकेशन के बारे में पता लगा रहा हूँ। और मन में कहने लगता है इस विला का कलर ब्लू या पर्पल है, अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं कभी नहीं मर पाऊंगा। अगर मुझे जल्दी से मरना है तो मुझे इस विला को छोड़कर माउंटेन से नीचे जाना होगा। और ये नॉर्थ वाली साइड पर बहुत ही ज्यादा ऑरेंज कलर दिख रहा है, इसका मतलब अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे नॉर्थ की साइड जाना है। अब सभी से कहता है चलो मैंने ट्रेजर की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है, सबसे पहले हमें इस माउंटेन को छोड़ना होगा, तो चलो जल्दी से। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग अपने सफर पर निकल चुके होते हैं। कार्ट के अंदर से लियू हैंग चिल्लाते हुए कहता है आखिर तू कार्ट को कैसे चला रहा है, अगर तू कार्ट को ऐसे ही चलाता रहा तो ट्रेजर वाली लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही मेरी कमर टूट जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से तो चला। ये चिल्लाकर कहता है अगर तेरी कमर में इतना ही दर्द हो रहा है तो तू उतर के क्यों नहीं चल लेता। लियू हैंग कहता है यार अब तू गुस्सा करना बंद कर, तुझको तो पता है मैं पहले से ही बहुत घायल हूँ, और अगर मैं ऐसी कंडीशन में भी चला तो कहीं मैं मर गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तू लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं तू ही मुझे मरवाना चाहता हो। वो चिल्लाकर कहता है आखिर कमीने मैं तुझको क्यों मरवाना चाहूंगा। मिंग युई उस ड्राइवर से कहती है तू उससे चैटना बंद कर और थोड़ा धीरे धीरे ही गाड़ी को चला। वो कहता है ठीक है मिस। लियू हैंग हंसते हुए कहता है ओहो बड़ी जल्दी ही मेरी बीवी की बात मान ली, वैसे अगर तू मुझे जान से मारना चाहता है तो तू मुझे मार सकता है। ये सुनकर वो ड्राइवर गुस्से में कहता है आखिर कमीने मैं तुझको जान से क्यों मारूंगा। मिंग युई कहती है लियू हैंग हमें निकले हुए 3 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक तूने हमें ट्रेजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है, कहीं तो वैसे ही तो हमें घुमा नहीं रहा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म।